हेलो गाइस, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्वर विद्या में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस का जो हमारा क्वेश्चन पेपर चल रहा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। कौन से साल का? 2023 का। और ये एनुअल एग्ज़ाम है, एनुअल एग्ज़ाम 2023। यानी पिछले साल जो हमारे 2023 से क्वेश्चन पेपर थे, उन क्वेश्चन पेपर का आज हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। और इस क्वेश्चन पेपर का हमने पहले ही आपको जो 2 सेक्शन की वीडियो है वो बनाकर अपने यूट्यूब चैनल में डाल रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं पूरी प्लेलिस्ट का लिंक ऊपर आई बटन पर और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों जगह दे दूंगा। आप वहां जाकर उन वीडियो को पहले देख लें। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने आज की प्लेलिस्ट का इस वीडियो नंबर 34 में। और गाइस, ये जो हमारा एनुअल एग्ज़ाम 2023 का क्वेश्चन पेपर है, इस क्वेश्चन पेपर का आज हम पार्ट नंबर 3 बनाने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए, हमारे आज की इस वीडियो का जो सेक्शन सी है, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, यानी क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? अरब स्प्रिंग अन्याय के विरुद्ध एक जन आंदोलन था। कथन के पक्ष में 2 उदाहरण दीजिए। यानी जो अरब स्प्रिंग थे ये अन्याय के विरुद्ध, ठीक है, अन्याय के विरुद्ध में एक जन आंदोलन था। क्या ये कथन सही है? इसके पक्ष में हमें 2 उदाहरण देना है। तो देखिए क्या कह रहा है। अरब देश ट्यूनीशिया से अरब स्प्रिंग की शुरुआत हुई। अरब की देश कहाँ से? ट्यूनीशिया से। ट्यूनीशिया से अरब स्प्रिंग की शुरुआत हुई थी, जहाँ पर क्या हुआ? भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, गरीबी तथा पुलिस की ज़्यादती के खिलाफ मोहम्मद बाऊजीजी के आत्मदाह के बाद जनता ने संघर्ष शुरू कर दिया। यानी देखिए, अरब स्प्रिंग की शुरुआत कहाँ से हुई? ट्यूनीशिया से, ठीक है। और ट्यूनीशिया में क्या हुआ था कि भ्रष्टाचारी, बेरोजगारी, गरीबी और पुलिस जो थे, पुलिस जनता के ऊपर शोषण करने लगे, जनता का शोषण करने लगा, जिसके कारण मोहम्मद बाऊजीजी ने क्या किया? खुद को जला लिया। पुलिस स्टेशन के बाहर में खुद को जला लिया। और इस संघर्ष के बाद जब ये जला लिए खुद को, उसके बाद क्या हुआ? जनता ने आंदोलन शुरू कर दिया। फिर देखिए आगे क्या हुआ। अरब स्प्रिंग आंदोलन शीघ्र ही एक राजनीतिक आंदोलन में बदल गया। ये जो अरब स्प्रिंग का आंदोलन था, यह आंदोलन बहुत जल्द ही क्या हुआ? एक राजनीतिक आंदोलन के रूप में बदल गया। फिर क्योंकि पुलिस की ज़्यादती, भ्रष्टाचारी, बेरोजगारी तथा गरीबी का कारण निरंकुश तानाशाही को माना गया और जनता ने तानाशाही शासन के खिलाफ राजनीतिक आंदोलन शुरू कर दिए। यानी कि जो ये मोहम्मद बाऊजीजी ने आत्मदाह कर लिए थे, इनको जनता ने एक तानाशाही शासन माना, ठीक है, कि तानाशाही के कारण इन्होंने ऐसा किया, जिसके कारण जनता ने क्या किया? आंदोलन खड़ा कर दिया। और इसके कारण क्या हुआ? ये एक धीरे धीरे राजनीतिक आंदोलन बदल गया। और ये धीरे धीरे नहीं बल्कि काफ़ी तेज़ी से, अचानक एक बार में ही राजनीतिक आंदोलन के रूप में बदल गया। फिर देखिए आगे क्या हुआ। देखिए आगे क्या कह रहा है। निरंकुश तानाशाही शासन के खिलाफ शुरू हुआ यह अरब स्प्रिंग आंदोलन मुस्लिम बहुल अरब देशों में होता हुआ पश्चिम एशिया तक फैल गया और लोकतंत्र की मांग मजबूत होती चली गई। यानी क्या हुआ कि जो निरंकुश तानाशाही शासन थे, ठीक है, कहाँ की बात हो रही है? ये अरब स्प्रिंग की बात हो रही है, अरब की बात हो रही है, अरब के देशों की, कि जो जहाँ पे शासन क्या करता, तानाशाही था, वहाँ पे जनता ने क्या किया? आंदोलन शुरू कर दिए। और ये आंदोलन इतना तेज़ी से हुआ, फैला, कि ये पूरे पूरे अरब देशों को तो पकड़ा ही पकड़ा, साथ ही साथ पश्चिम एशिया के देशों में भी इसका बहुत भयंकर असर देखने को मिला। और इसके कारण क्या हुआ? लोकतंत्र की मांग काफ़ी तेज़ी से बढ़ी। इन देशों में लोकतंत्र की मांग काफ़ी तेज़ी से बढ़ी। फिर देखिए क्या हुआ। अरब स्प्रिंग आंदोलन के परिणाम स्वरूप ही ट्यूनीशिया से तानाशाही शासन का अंत हुआ। यानी कि अरब स्प्रिंग की जो आंदोलन थी, इसके कारण ही ट्यूनीशिया से तानाशाही शासन का क्या हुआ? अंत हो गया। फिर मिस्र में हौसनी मुबारक तथा लीबिया से तानाशाही शासक गद्दाफी सहित कई देशों के शासकों को सत्ता से हटने पर मजबूर होना पड़ा। यानी कि ये जो आंदोलन था, अरब स्प्रिंग का जो आंदोलन था, ये आंदोलन ना केवल ट्यूनीशिया तक बल्कि मिस्र, लीबिया, इन सब जगह से क्या हुआ कि जो तानाशाही शासन थे, इनको
हटा दी, ठीक है, उनको मजबूर कर दिया हटने को। आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। अरब स्प्रिंग आंदोलन का प्रभाव बहरीन, सीरिया, अल्जीरिया, सूडान, यमन, कुवैत, मोरक्को और ओमान में देखने को मिला। यानी इतने सारे देशों में क्या हुआ, अरब स्प्रिंग का जो प्रभाव था वो देखने को मिला इतने सारे देशों में। आगे देखिए क्या कह रहे हैं। अरब स्प्रिंग आंदोलन से संपूर्ण अरब देशों में लोकतांत्रिक जागृति पैदा हुई। यानी इस आंदोलन से क्या हुआ कि पूरे के पूरे अरब देशों में एक लोकतंत्र के प्रति प्रेम भावना जगी, ठीक है, लोकतंत्र को अपनाने के लिए सारे लोग प्रेरित हुए। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है 1969 में कांग्रेस पार्टी में हुए विभाजन के कारण उजागर कीजिए। यानी कि 1969 में जो कांग्रेस पार्टी थी हमारा, इनके विभाजन क्यों हुआ, ये दो टुकड़ों में क्यों बट गया, इनके कारण बताने हैं हमें, ठीक है। देखिए क्या है हमारा कारण, कह रहे हैं कि 1971 में कांग्रेस पार्टी में हुए विभाजन के निम्नलिखित कारण थे। देखते हैं कौन कौन से कारण थे। देखिए पहला क्या है, 1966 में तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के पश्चात कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के समूह सिंडिकेट ने श्री मोरारजी देसाई की जगह श्रीमती इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाया ताकि वह उनके अनुसार शासन चलाएगी। परंतु शीघ्र ही इंदिरा गांधी और सिंडिकेट के बीच क्या हुआ, मतभेद शुरू हो गया और यहीं से कांग्रेस पार्टी में विभाजन के संकेत दिखाई देने लगे। यानी कि 1966 में क्या हुआ कि प्रधानमंत्री, जो हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, कौन, श्री लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है, इनकी एक अचानक से इनकी क्या हुई, मृत्यु हो गई। और इनकी मृत्यु के बाद क्या हुआ कि जो सिंडिकेट थे, सिंडिकेट पार्टी में कौन थे, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे, बड़े नेता थे, वे सिंडिकेट में थे। तो इनको, सिंडिकेट वाले नेताओं को प्रधानमंत्री का सीट देने के बजाय सभी नेताओं ने क्या किया कि इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री के रूप में चुना, ठीक है। और वो क्यों ऐसा किया, उन्होंने सोचा कि इंदिरा गांधी उतनी पढ़ी लिखी या इतनी समझदार नहीं है ये सरकार चला सकें। तो वो जो नेता थे वह चाहते थे इनके जरिए वह नेता सारे अपना सरकार चलाएं, ठीक है। जिसके कारण क्या हुआ, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बन गई। फिर क्या हुआ कि इंदिरा गांधी ने बहुत जल्द ही क्या किया, प्रधानमंत्री का जो पद था वह सिंडिकेट से हटाकर और खुद अपने हाथों में लेने लगी और अपने आप पर निर्भर होने लगी। जिसके कारण सिंडिकेट और इंदिरा गांधी के बीच में एक मतभेद शुरू हो गया और यहीं से जो हमारा कांग्रेस पार्टी है, इसके विभाजन का संकेत दिखाई देने लगा। यानी कि यहीं से विभाजन का एक क्लू मिल गया, एक चरण स्टार्ट हो गया कि अब कांग्रेस पार्टी जो है दो भागों में धीरे धीरे बंट जाएगा। फिर देखिए क्या हुआ, श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा देश में क्रांतिकारी कार्यक्रमों द्वारा विकास कार्य शुरू किया गया। तब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने कार्यक्रमों को स्वीकृति तो दे दी, परंतु उनके मन में संदेह होने के कारण हमेशा इंदिरा गांधी से मनमुटाव रहा और इस तरह कांग्रेस के विभाजन की शुरुआत हुई। यानी कि क्या हुआ कि श्रीमती इंदिरा गांधी, यानी कि इंदिरा गांधी हमारी थी प्रधानमंत्री, उन्होंने क्या करा, क्रांतिकारी कार्यक्रमों के द्वारा विकास करना शुरू कर दिया। यानी देश में विकास करने की कोशिश करनी हमारी इंदिरा गांधी ने शुरू कर दिया धीरे धीरे। जिसके कारण जो हमारे सिंडिकेट वाले थे, सिंडिकेट के नेता, उन्होंने क्या किया, वरिष्ठ नेता, पहले तो इनको परमिशन दे दिया इस चीज़ के लिए कि हाँ इनके जो द्वारा, यानी जो कार्य क्रांतिकारी कार्य है उनके द्वारा देश को विकास किया जाए। लेकिन इनके अंदर जो हमारे वरिष्ठ नेता थे, इनके अंदर इंदिरा गांधी को लेकर एक मनमुटाव अपने आप में रहती थी। इंदिरा गांधी से इतनी इनकी बोलचाल नहीं थी, इनके साथ अच्छे व्यवहार नहीं थे वरिष्ठ नेता यानी बड़े नेता और इंदिरा गांधी के बीच। जिसके कारण क्या हुआ, विभाजन की प्रक्रिया यहीं से शुरू होने लगी। आगे देखिए क्या हुआ, श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा देश के कुछ सुधार कार्यक्रमों जैसे प्रिवी पर्स, देखिए प्रिवी पर्स किसको कहते हैं, भारत के भूतपूर्व रियासतों के राजा महाराजाओं को सरकारी खजानों से दिए जाने वाला धन, यानी
प्रिवी पर्स क्या होता है कि जो भारत के पुराने राजा महाराजा थे उनको सरकारी खजानों में से, सरकारी जो धन दौलत थी उनमें से दिए जाने वाला धन, एक पेंशन ही हम क्या कहते हैं उनको, प्रिवी पर्स। ठीक है, जो किसको मिलते थे, जो पुराने राजा महाराजा थे हमारे देश के रख के उनको दिए जाते थे। तो इंदिरा गांधी ने क्या किया, इन प्रिवी पर्स को ख़त्म कर दिया, यानी कि समाप्त कर दिया। और साथ ही साथ निजी बैंक का राष्ट्रीयकरण करने जैसा मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी के नेता तथा इंदिरा गांधी, इन दोनों के बीच क्या हुआ, भेदभाव मुखर गए। यानी जो कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता थे वो इनकी, इंदिरा गांधी की इन फैसलों से खुश नहीं थे कि इन्होंने प्रिवी पर्स को समाप्त कर दिया और क्या किए, निजी बैंक का राष्ट्रीयकरण कर दिया, जिसके कारण इन दोनों के बीच में मतभेद शुरू हो गया। ठीक है, फिर देखिए आगे क्या हुआ। देखिए आगे क्या कह रहा है, कांग्रेस पार्टी में विभाजन के महत्वपूर्ण कारणों में से एक 1969 का राष्ट्रपति चुनाव भी रहा। यानी कि कांग्रेस पार्टी का जो विभाजन है इसका एक महत्वपूर्ण कारण क्या था, 1969 में राष्ट्रपति का चुनाव, जिसके कारण क्या हुआ, 1969 में भारत के राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए क्या हुआ, कांग्रेस पार्टी यानी सिंडिकेट ने आधिकारिक उम्मीदवार एन संजीव रेड्डी को नामांकित किया था। यानी राष्ट्रपति के चुनाव के लिए जो वरिष्ठ नेता थे, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जो किस पार्टी में थे, सिंडिकेट में, उन्होंने किसको सिलेक्ट किया था, उन्होंने सिलेक्ट किया था एन संजीव रेड्डी को। लेकिन इंदिरा गांधी एन संजीव रेड्डी को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार नहीं बनाना चाहती थी। यानी जो इंदिरा गांधी थी, यानी कि हमारे उस टाइम देश के प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, वो इनको एन संजीव रेड्डी को राष्ट्रपति नहीं बनाना चाहते थे। इसके कारण क्या हुआ, श्रीमती इंदिरा गांधी की सलाह पर श्री वीवी गिरी को क्या किया, राष्ट्रपति पद के लिए स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में खड़ा करवाया गया तथा इंदिरा गांधी ने उनका समर्थन दिया। यानी कि जो वरिष्ठ नेता थे उन्होंने किसको खड़ा किया था, एन संजीव रेड्डी को, लेकिन इंदिरा गांधी ने एक अपनी लीडर को खड़ा कर दिया जिनका नाम था वीवी गिरी। फिर देखिए क्या हुआ, इंदिरा गांधी ने उनको समर्थन किया, यानी इंदिरा गांधी इनका समर्थन की। फिर इस मुद्दे ने कांग्रेस पार्टी में स्पष्ट रूप से विभाजन के संकेत दे दिए। यानी यही कारण थे, ये मुद्दे ने क्या किया, इस मुद्दे ने कांग्रेस पार्टी को साफ साफ तरीके से, साफ साफ तौर पे विभाजन के लिए मजबूर कर दिया। फिर देखिए आगे क्या हुआ, देखिए 5वां पॉइंट क्या कह रहे हैं, राष्ट्रपति चुनाव में कांग्रेस के आधिकारिक उम्मीदवार एन संजीव रेड्डी की हार के पश्चात कांग्रेस पार्टी दो भागों में, यानी कि कांग्रेस ओ तथा कांग्रेस आर में विभाजित हो गया। यानी जैसे ही इंदिरा गांधी ने अपनी राष्ट्रपति के रूप में वीवी गिरी को और सिंडिकेट जो थे उन्होंने एन संजीव रेड्डी को खड़ा किया, उस टाइम पे ही दोनों के बीच क्या हुई, कांग्रेस के दोनों नेताओं के बीच में मतभेद शुरू हो गया। लेकिन जब चुनाव हुए तो एन संजीव रेड्डी जो थे, यानी कि जो सिंडिकेट के नेता ने जिनको खड़ा किया था एन संजीव रेड्डी को, ये हार गए चुनाव में, ये हार गए, जिसके कारण क्या हुआ कि कांग्रेस का दो भागों में विभाजन हो गया, जिनका नाम क्या पड़ा, एक है हमारा कांग्रेस ओ और दूसरा कांग्रेस आर। तो आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यानी क्वेश्चन नंबर 21, जून 1992 में रियो में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन के किन्हीं 4 परिणामों को उजागर कीजिए। यानी जून 1992 में जो हमारा पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, इनके किसी 4 परिणामों को हमें बताना है। तो क्या कह रहे हैं, जून 1992 में रियो में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ का पर्यावरणीय और विकास के मुद्दे पर केंद्रित एक सम्मेलन ब्राज़ील के रियो डी जनेरियो में हुआ। यानी कि 1992 में जो हमारा आयोजन हुआ था, पृथ्वी सम्मेलन आयोजन, ये कहाँ हुआ था, ब्राज़ील के रियो डी जनेरियो में हुआ। ठीक है, और ये किस मुद्दे पे था, ये पर्यावरण और विकास के मुद्दे पर केंद्रित थे। इसे ही हम क्या कहते हैं, पृथ्वी सम्मेलन, यानी कि
रियो सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे देखते हैं। इस सम्मेलन में 170 देश, हजारों स्वयंसेवी संगठन तथा अनेक बहुराष्ट्रीय निगमों ने भाग लिया। यानी कि इन सम्मेलन में क्या हुआ कि लगभग 170 देश और हजारों स्वयंसेवी संगठन, यानी कि स्वयंसेवा संगठन क्या होता है, एक ऐसे वैश्विक स्तर पर बड़े बड़े जो संगठन हैं उन्होंने भी, कई सारे हजारों संगठनों ने भी इनमें बढ़ चढ़कर भाग लिया। ठीक है, आगे देखिए क्या करें। वैश्विक राजनीतिक के दायरे में पर्यावरण को लेकर बढ़ते सरोकारों को एक सम्मेलन में एक ठोस रूप मिला। यानी कि इस वैश्विक राजनीतिक के जो दायरे में पर्यावरण का जो लेकर प्रॉब्लम थी, इसके विषय पर हमें एक ठोस कारण यानी ठोस एक सॉल्यूशन हमें मिल गया था। देखिए आगे क्या कह रहा है। पृथ्वी सम्मेलन के परिणाम निम्नलिखित हैं। यानी कि पृथ्वी सम्मेलन के परिणाम पूछे थे, 4 परिणाम पूछे। देखिए 4 परिणाम कौन कौन से हैं। देखिए पहला क्या है, पृथ्वी सम्मेलन में यह बात खुलकर सामने आई कि विश्व के धनी और विकसित देशों तथा विकासशील देश पर्यावरण के अलग अलग एजेंडे के पैरोकार हैं। यानी कि जो पृथ्वी सम्मेलन है इनमें यह बात खुलकर सामने आई कि जो धनी और विकसित देश है वह पर्यावरण को अधिक दूषित किया है और विकासशील देश पर्यावरण को कम दूषित किया है। तो निष्कर्ष ये निकला कि धनी और विकसित देश इनकी भरपाई पर्यावरण के स्वच्छ रखने के लिए इनकी भरपाई भी अधिक करेंगे और जो विकासशील देश है जो अभी गरीब हैं वह देश इनकी भरपाई बहुत कम करेंगे। यानी कि इन दोनों के बीच एक अलग अलग एजेंडा सामने निकला। अगला पॉइंट क्या कह रहा है दूसरा, पृथ्वी सम्मेलन के द्वारा पर्यावरण मुद्दों को वैश्विक राजनीति के केंद्र में लाया गया तथा विभिन्न देशों के बीच शीर्ष पर इस मुद्दे पर विचार विमर्श होने लगा। यानी कि पृथ्वी सम्मेलन द्वारा क्या हुआ, जो पर्यावरण के मुद्दे थे इनको एक वैश्विक राजनीतिक के रूप में देखा गया। ठीक है, वैश्विक राजनीतिक मुद्दे के रूप में देखा गया किसको, पर्यावरण मुद्दे को, और इनको वर्ल्ड के लेवल पर बैठकर और मिलकर पर्यावरण की जो दूषित वाली प्रॉब्लम थी इनको सॉल्व करने की कोशिश की गई। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। देखिए अगला क्या है, पृथ्वी सम्मेलन यानी कि रियो सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता और वानिकी के संबंध में कुछ नियमाचार निर्धारित हुए। यानी कि जो पृथ्वी सम्मेलन है इसमें जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता और वानिकी के संबंध में कुछ नियम बताए गए। फिर आगे क्या हुआ, इसमें एजेंडा 21 के रूप में विकास के कुछ तौर तरीके भी सुझाए गए। यानी कि इसमें क्या हुआ, यानी पृथ्वी सम्मेलन में क्या हुआ कि जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता और वानिकी के संबंध में कुछ विचार विमर्श किया गया, नियम बताया गया। साथ ही साथ एजेंडा 21 के रूप में कुछ तौर तरीके भी सुलझाए गए। आगे देखिए क्या हुआ, पृथ्वी सम्मेलन में इस बात पर सहमति बनी कि आर्थिक वृद्धि का तरीका ऐसा होना चाहिए कि इससे पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचे। यानी पृथ्वी सम्मेलन से क्या हुआ कि आर्थिक विकास की एक ऐसी तरीका अपनाया गया ताकि जो पर्यावरण है इसको किसी प्रकार की कोई नुकसान ना पहुंचे और इसे टिकाऊ विकास यानी सतत पोषणीय विकास का तरीका कहा गया। यानी इसको क्या कहा गया, टिकाऊ विकास या फिर सतत पोषणीय विकास किसको कहा गया, जिसमें कि जो आर्थिक विकास है वह कुछ इस प्रकार से किया जाए ताकि पर्यावरण को किसी प्रकार का कोई नुकसान ना पहुंचे और अगर पहुंचे भी तो कम से कम पहुंचे। अगला देखिए क्या कह रहा है, पृथ्वी सम्मेलन यानी रियो सम्मेलन। गाइस ये दोनों एक ही है, मैंने आपको पहले ही बताया, रियो सम्मेलन कहें या फिर पृथ्वी सम्मेलन, ये दोनों एक ही वर्ड है। तो देखिए क्या कह रहे हैं, पृथ्वी सम्मेलन में साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियों के सिद्धांत पर सहमति बनी। यानी कि जो पृथ्वी सम्मेलन है इसमें साझी यानी कि सबकी मिलीजुली परंतु अलग अलग जिम्मेदारियों के सिद्धांत पर सहमति बनी। यानी कि जो पृथ्वी सम्मेलन है इसमें जो देश के जितने भी दुनिया के देश हैं
वह सब मिलजुल कर, लेकिन इनकी भरपाई मैंने आपको बताया ऊपर ही कि जो अमीर देश है, धनी देश है, वह ज़्यादा भरपाई करेंगे और जो गरीब है यानी कि विकासशील देश है वह कम भरपाई करेंगे। इसी का आधार पर क्या कह रहा है कि साझी तो है, सब मिलजुल कर तो है, लेकिन अलग अलग जिम्मेदारी, इन दोनों की अलग अलग जिम्मेदारी के स्थान पर सहमति बनी। आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन भी पूरी तरह से समझ आ गया होगा। इसी के साथ साथ आपका ये वीडियो पूरी तरह से कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आशा करता हूँ आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन ज़रूर करें। और गाइस, इस वीडियो में दिखाए गए इस नोट्स को आप अगर हमसे लेना चाहते हैं तो हमने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने नोट्स के लिंक दे रखा है। आप वहां जाकर उस लिंक पर क्लिक करें और ये नोट्स आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और गाइस, यदि आप हमसे कोई भी क्वेरी या कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक दे रखा है। आप वहां जाकर हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें और हमसे संपर्क करें। हम आपका डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।